रूस के संप्रभु कर्ज को जंक स्टेटस में डाउनग्रेड कर दिया गया है। रूबल की कीमत एक पैसे से भी कम हो गई है। ऊपर से आसन्न रियल एस्टेट संकट का डर रूसी अर्थव्यवस्था को और गिराने की धमकी दे रहा है। एक अत्यधिक गर्म युद्ध अर्थव्यवस्था जो सबसे बुरी तरह से सुपरनोवा की तरह फटने के खतरे में है। लेकिन इन सभी परिणामों के लिए केवल पुतिन के फैसले और सिर्फ पुतिन के फैसले ही जिम्मेदार हैं। पुतिन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज टूट रही है और राजनीतिक सत्ता खोने का डर तर्क का पतन ला रहा है। रूस का बहु ट्रिलियन रूबल हाउसिंग मार्केट मौत के कुचक्र में फंसा है, लेकिन यहाँ कोई पैराशूट नहीं है। बैंक लाखों लोन आवेदन ठुकरा रहे हैं और आम लोग 30% की ऊंची ब्याज दरें झेल रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली इसकी अजीबोगरीब हल है। पुतिन सरकार अब गुप्त रूप से ऐसे खरीदारों के लिए आवास बना रही है जो वास्तव में नहीं है। वे खाली शहर बनाते जा रहे हैं, जिससे एक बड़ी हाउसिंग बबल का खतरा है, क्योंकि रूस सचमुच यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि निर्माण क्षेत्र धीमा हो जाए। यह संकट जानबूझकर की गई आत्म तोड़फोड़ है। यह दुष्चक्र है जिसमें सरकार ने बड़ी सब्सिडी से कर्ज छुपाया और 43 ट्रिलियन रूबल छापकर महंगाई बढ़ा दी, और अब उसे वित्तीय पतन और राजनीतिक क्रांति के बीच चुनाव करना होगा। यही दिखाता है कि निरर्थक युद्ध देश को अंदर से बर्बाद कर देता है। यह कहानी सोवियत संघ के पतन के बाद शुरू होती है। उस समय रूस का आवास बाजार उसकी प्रमुख आर्थिक स्तंभों में था। इसने देश की अर्थव्यवस्था को टिके रहने के लिए स्थिरता का मंच दिया। लगभग 15 करोड़ नागरिकों वाले देश को कई आवास इकाइयों की जरूरत थी, और उन आवास इकाइयों को बनाने के लिए आपको निर्माण की जरूरत होती है, बहुत सारा निर्माण। इस पूरे निर्माण कार्य के लिए बहुत सारे सामग्री की जरूरत होती है। उन सामग्रियों के लिए उत्पादन और परिवहन की आवश्यकता होती है। परिवहन और आगे के लिए ईंधन जरूरी है। आवास बाजार वह चिंगारी थी जिसने खरबों रूबल के आकार वाले गियरों को घुमा दिया, जिससे पूरी रूसी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी। हालांकि अब यह अर्थव्यवस्था रुकने की स्थिति में है। इनसाइडर डेटा के अनुसार 2025 की दूसरी तिमाही बाजार के लिए विनाशकारी रही। हर महीने बिक्री में गिरावट दर्ज की गई, जिसमें जून में चौंकाने वाली 55% गिरावट दर्ज की गई। यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें देश की मॉर्गेज प्रणाली देखनी होगी, जो अधिकतर आधुनिक ऋण प्रणालियों से अलग है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मार्केट्स में क्या फर्क है। रूस में फर्स्ट ईयर मार्केट नए, कभी न रहे घरों के लिए है, जबकि सेकंड ईयर इस्तेमाल किए गए घरों की बिक्री के लिए। रूसी बाजार में फर्स्ट ईयर यूनिट्स का दबदबा है, जो 2020 के बाद नई मॉर्गेज प्रणाली से और बड़ा है। इस तथ्य के अलावा कि नए बने घरों की संख्या इस्तेमाल किए गए घरों से कहीं ज्यादा है, दोनों के बीच कीमत में भी भारी अंतर है। टीयर 1 घरों की कीमत मौजूदा यूनिट्स की तुलना में लगभग 15 गुना ज्यादा है, या औसतन करीब 44% ज्यादा है। इसका कारण रूस की मॉर्गेज प्रणाली में छुपा है। कोविड-19 महामारी के बाद, जिसमें हाउसिंग मार्केट और निर्माण दोनों ही ठप हो गए थे, बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए रूस ने तथाकथित प्रेफरेंशियल मॉर्गेज शुरू किए, जो केवल पहले दर्जे के हाउसिंग यूनिट्स पर लागू होते हैं। इस प्रणाली के पीछे विचार यह था कि ऋण चुकाने में मदद करके मांग को बढ़ावा दिया जाए, जिससे निर्माण क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए। हालांकि रूसी प्रेफरेंशियल मॉर्गेज इतने बढ़ गए कि वे देश के बजट पर बड़ा बोझ बन गए। इन मॉर्गेज में ज्यादातर ब्याज बैंकों को राज्य द्वारा चुकाया जाता है, न कि उधार लेने वाले नागरिकों द्वारा। 2024 में रूस में ब्याज दर 16-20% थी, लेकिन एक प्रेफरेंशियल मॉर्गेज के साथ खरीदार लगभग 6% ब्याज दर चुकाएगा। बाकी राशि राज्य द्वारा कवर की जाएगी। प्रेफरेंशियल मॉर्गेज युवा परिवारों, आईटी और रक्षा कर्मचारियों व कुछ आर्कटिक, सुदूर पूर्वी व ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को मिलते हैं। हालांकि इनमें कुछ शर्तें भी होती हैं। उदाहरण के लिए 6 साल से कम उम्र के बच्चे वाले परिवार को मॉर्गेज मिल सकता है, लेकिन उन्हें 20% से 30% डाउन पेमेंट देना होगा पहले से ही। इसका मतलब है कि गरीब परिवारों को प्राथमिकता वाले मॉर्गेज नहीं मिल सकते, जबकि ये उनकी मदद के लिए बनाए गए थे। आईटी कर्मचारियों के साथ राज्य द्वारा कहीं बेहतर व्यवहार किया गया, ताकि दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों को देश में ही बनाए रखने की कोशिश की जा सके। फिर भी वे देश छोड़ गए। 2022 में रूस के अलग होने पर अनुमान है लाखों आईटी कर्मचारी निर्वासन में काम कर रहे हैं।
यह विशेष बंधक योजना भी उन्हें वापस लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इन समस्याओं के बावजूद लाखों रूसी टियर एक घरों के लिए विशेष ऋण पाकर कुछ समय तक निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने में सफल रहे। हालांकि रूस ने सिर्फ एक समस्या की जगह दूसरी ले ली, क्योंकि सब्सिडी वाले ऋणों ने राष्ट्रीय कोष पर दबाव डाला। रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। मैं यह सिर्फ इसलिए कह रहा हूं अगर आप अब तक इससे अनजान हैं, और युद्ध अगर आप नहीं जानते तो बहुत महंगा होता है। देश हर तरफ से पूंजी गंवा रहा है, जिससे प्राथमिकता वाले ऋण चुकाना और भी मुश्किल हो गया है। इसी वजह से रूस की संघीय विधानसभा के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने नागरिकों के लिए ब्याज दर की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 12% करने पर गंभीरता से विचार किया है। सीधे कहें तो रूस का बजट तंग है। यह हर दिन और ज्यादा तंग होता जा रहा है, जिससे निपटना और मुश्किल हो रहा है। वरीयता ऋण प्रणाली जो उन्होंने खुद बनाया और लागू किया। इसके अलावा यही वजह है कि बैंकों ने उधारकर्ताओं को वरीयता ऋण देने से बड़े पैमाने पर इनकार करना शुरू कर दिया। 2024 में 5 में से 4 मॉर्गेज आवेदन अस्वीकार कर दिए गए। जिन उधारकर्ताओं को वरीयता ऋण मिला उनमें से लगभग आधे को रिटर्न प्लान मिला, जिससे उन्हें अपने शुद्ध आय का 80% से अधिक ऋण भुगतान पर खर्च करना पड़ेगा। रूस की नई मॉर्गेज प्रणाली जो कोविड-19 महामारी के दबाव को कम करने के लिए बनाई गई थी, अब आम जनता की मुख्य मॉर्गेज विकल्प बन गई है। इसने कर्ज के उस दुष्चक्र की भी शुरुआत कर दी जिसमें सरकार मदद करने की कोशिश करती है। नागरिकों का कर्ज खुद को और गहरे गड्ढे में डाल देता है और नागरिकों के लिए ब्याज दरें बढ़ा देता है, किराए बढ़ते हैं और यह सिलसिला दोहराता रहता है। इसका नतीजा यह हुआ कि व्यापक स्तर पर सार्वजनिक दिवालियापन हो गया, जिसमें केवल अमीर अभिजात वर्ग ही संपत्ति खरीदने में सक्षम था, बिना अपनी आय का अधिकांश हिस्सा गंवाए। सरकार का सब्सिडी ऋण कार्यक्रम जुलाई 2024 में खत्म हुआ, जिससे रियल एस्टेट में रुचि काफी घटी। जून 2025 में मॉर्गेज जारी करने में जून 2024 की तुलना में 66% की गिरावट आई, यानी अब कम लोग रियल एस्टेट खरीद रहे हैं। इस गिरावट का कारण बेहद ऊंची मॉर्गेज दरें हैं, जिन्हें अब सरकार द्वारा सब्सिडी नहीं दी जा रही है। अगर कोई उधारकर्ता 44 मिलियन रूबल का लोन 20% डाउन पेमेंट के साथ 30% वार्षिक ब्याज दर पर लेता है, जो कि यकीन मानिए या नहीं रूस में एक काफी सामान्य सौदा है। इस समय तक वे लोन की पूरी अवधि में 146 मिलियन रूबल वापस करेंगे, जो कि बिल्कुल बेतुका है। हालांकि खराब लोन सिस्टम ही रूस के हाउसिंग मार्केट के गिरने का एकमात्र कारण नहीं है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद रूबल की कीमत पहले बढ़ी फिर गिरी। यह इसलिए हुआ क्योंकि रूस ने युद्ध के चलते सैन्य खर्च और अन्य वित्तीय निवेश बढ़ा दिए। पर्याप्त धन के लिए रूसी केंद्रीय बैंक ने वही तरीका अपनाया जो हम बचपन में सोचते थे कि चलेगा। और अधिक पैसे छापो। उन्होंने ठीक 43 ट्रिलियन रूबल छापे और इतनी कम समय में घरेलू धन में यह जबरदस्त बढ़ोतरी एक बड़ी महंगाई की समस्या बन गई, जो 2002 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। इसका हाउसिंग मार्केट पर 2 नकारात्मक असर पड़ता है, और यह सिर्फ रूस नहीं सभी आर्थिक व्यवस्थाओं पर लागू होता है। सबसे पहले अपनी परिभाषा के अनुसार महंगाई का मतलब है कि बाजार में पैसे की कुल मात्रा में बढ़ोतरी। अगर बाजार में पैसा ज्यादा है तो कीमतें बढ़ती हैं। इसमें रियल एस्टेट, वाहन, आभूषण और लगभग सभी लग्जरी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा क्योंकि रियल एस्टेट अब तक की सबसे ज्यादा मांग वाली वस्तु है, इसलिए इसी सेक्टर में कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ती हैं। मुद्रास्फीति रियल एस्टेट की कीमतों को इंसानी मनोविज्ञान के जरिए भी प्रभावित करती है, क्योंकि यह संकट का समय दर्शाती है, और संकट के समय में लोग असली मूल्य वाली कोई चीज, एक वास्तविक संपत्ति रखना पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा मांग वाली वास्तविक संपत्ति प्रॉपर्टी है, जिसका मतलब है कि संपत्ति की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। तो इसे आसान शब्दों में कहें तो यह महंगाई काफी हद तक पुतिन और उनके साथियों द्वारा तब कृत्रिम रूप से पैदा की गई थी जब उन्होंने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने यह तब किया जब राज्य कोषागार अधिकतर होम लोन पर ब्याज चुका रहा था। वे कर्ज चुका रहे थे और योजना भी चालू थी 2022 में, जिसका मतलब था कि वे अभी भी इस योजना के लिए नए उधारकर्ताओं को जोड़ रहे थे, जबकि वास्तव में महंगाई भी पैदा कर रहे थे। अगर इससे इस देश के नेतृत्व की मूर्खता के बारे में पर्याप्त नहीं पता चलता तो मुझे नहीं पता और क्या कहूँ। तो कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हमें इस गिरते घर की एक बड़ी ईंट यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध पर बात करनी है। रूस के हमले और एक संप्रभु देश पर गोलियां चलाने से दूसरे देशों को नापसंदगी हुई,
और किसी दुश्मन को बिना सीधे युद्ध में शामिल हुए सजा देने का सबसे अच्छा तरीका है आर्थिक साधनों के जरिए। दुनिया के अधिकांश देशों ने रूस पर जितनी भी संभव पाबंदियां लगा सकते थे लगा दी और इसका रूस के हाउसिंग मार्केट पर निश्चित रूप से असर पड़ा। सबसे पहले इसका देश की खरीदने की क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ा और इसने पहले से बढ़ती महंगाई को और बढ़ा दिया। अगर हम इस विषय के और करीब जाएं तो इसने देश में निवेश माहौल को बर्बाद कर दिया। निवेशक अचानक ही अपनी विकास योजनाओं से पीछे हटने लगे। इसका असर सप्लाई साइड पर पड़ा। प्रोजेक्ट्स रुके क्योंकि विदेशी निवेशक फंडिंग वापस ले रहे थे। डिमांड साइड की बात करें तो वे प्रोजेक्ट्स जिन्हें रूसी निवेशकों ने फंड किया था लेकिन जिन्हें रूस में रियल एस्टेट खरीदने वाले विदेशियों को बेचना था उन्हें भी रोकना पड़ा क्योंकि उनके संभावित खरीदारों को रोक दिया गया था। पश्चिमी निवेशकों की कमी से रियल एस्टेट डिमांड भी कमजोर हुई। कुल मिलाकर विदेशी प्रतिबंधों ने हाउसिंग सेक्टर की सप्लाई और डिमांड पर बुरा असर डाला। जहां तक पूंजी के बाहर जाने की बात है, यानी किसी देश से संपत्ति का बाहर जाना, रूस का नुकसान 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा रहा। जिस साल उसने यूक्रेन पर हमला किया था वह देश के इतिहास में पूंजी का सबसे बड़ा नुकसान है। अब जुलाई की रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 के जनवरी से जून तक हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मुश्किल से 2% की गिरावट आई है। इसका मतलब है कि बढ़ती कीमतें और रियल एस्टेट में कम दिलचस्पी बिल्डरों को सहारा नहीं देती। हालांकि कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स में चौंकाने वाली 38% की गिरावट आई है, लेकिन वे कम दिलचस्पी वाले खरीदारों के लिए भी ज्यादा यूनिट्स बना रहे हैं। यह सवाल उठता है कि क्या रूस की जनता इतनी दिवालिया है और क्या फर्स्ट ईयर हाउसिंग यूनिट्स में रुचि इतनी कम है? तो फिर नई इमारतें और मोहल्ले अचानक रातों रात क्यों बनते जा रहे हैं? ये निर्माण कंपनियां इन्हें किसके लिए बना रही हैं? इसकी एक वजह डेवलपर इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम्स हैं। ये प्रोग्राम्स रूस में बहुत लोकप्रिय हुआ करते थे। ये ऐसे काम करते हैं कि प्रॉपर्टी कंपनी को सीधी किस्तों में भुगतान होता है बिना लोन लिए। डेवलपर और खरीदार आपसी सहमति से मासिक किस्त की राशि तय करते हैं और खरीदार डेवलपर को वही किस्त देता है, ठीक वैसे ही जैसे आप किराया देते हैं। लेकिन यही इस प्रोग्राम की समस्या की जड़ भी है। एक बार जब आप प्रॉपर्टी की कीमत तय कर देते हैं तो वह कीमत फिक्स हो जाती है। और जब आप रूस की महंगाई को ध्यान में रखते हैं तो यह समझना आसान है कि डेवलपर्स को क्यों डर है कि उन्हें नुकसान हो सकता है। अगर दोनों पक्ष दस्तावेज पर साइन करें कि प्रॉपर्टी 40 लाख रूबल की है तो खरीदार को हर महीने किस्तों में 40 लाख रूबल चुकाने होंगे। यहाँ तक कि अगर भुगतान की अवधि के दौरान रूबल का मूल्य काफी गिर भी जाए। इसी कारण इन योजनाओं और रूस के हाउसिंग मार्केट में गिरावट आई है, लेकिन ये पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। इस साल अधिकतर डेवलपर इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम्स आधे हो गए हैं। वे अभी भी सीधे खरीदारों को बेचने के लिए तैयार हैं, इसलिए कई प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। रूस में निर्माण कार्य इसीलिए भी जारी है क्योंकि डेवलपर्स को लगता है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्हें लगता है कि सर्दियों में ब्याज दरें कम होंगी और खरीदार खरीदारी जारी रखेंगे। और उनमें से कुछ तो यहाँ तक मानते हैं कि सरकार फिर से रियायती ऋण शुरू कर देगी। हालांकि रूस के निर्माण क्षेत्र के सक्रिय रहने का मुख्य कारण कम मांग के बावजूद डेवलपर की किस्तों या बेहतर कल की उम्मीदों से नहीं जुड़ा है और इसका पूरा संबंध खुद उद्योग से है। रूस वास्तव में निर्माण क्षेत्र की रफ्तार धीमी होने का जोखिम नहीं उठा सकता। देश में 70 लाख रूसी काम करते हैं। यह व्यापार के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और अन्य क्षेत्रों को भी प्रेरित करता है। निर्माण क्षेत्र रूस की धातु कर्म का आधा इस्तेमाल करता है और परिवहन क्षेत्र के करीब आधे कर्मचारियों को रोजगार देता है। बुनियादी ढांचे और सड़क निर्माण पर केंद्रित निर्माण कंपनियां बड़ी मुसीबत में हैं, जिसका असर अन्य उद्योगों पर भी पड़ा है क्योंकि वे सरकारी अनुबंधों पर निर्भर थीं और सरकार ने मुद्रास्फीति के अनुसार भुगतान समायोजित करना बंद कर दिया। सड़क निर्माण कंपनियां वेतन में सबसे ज्यादा देरी कर रही हैं और अधिकतर दिवालिया हैं। इससे जुड़े उद्योगों के लाखों श्रमिक प्रभावित होते हैं, जो बिग फ्लैट डेवलपमेंट के लिए अस्वीकार्य है। निर्माण और आवासीय निर्माण सड़क निर्माण की तुलना में कहीं बड़े क्षेत्र हैं। असल में वे रूस की अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे बड़ा डोमिनो हैं और अगर वह गिरा तो कुछ नेताओं के सिर भी गिर सकते हैं। रूस के नेतृत्व के लिए निर्माण रोकना संभव नहीं है, चाहे वहां आवास की आपूर्ति ज्यादा और मांग कम हो। और इस तथ्य के बावजूद कि वे जानते हैं कि इन इकाइयों में से कई उनके बन जाने के वर्षों बाद तक खाली रहेंगी, वे निर्माण जारी रखते हैं। अब वे कब्जे वाले क्षेत्रों में परियोजनाएं विकसित करने की योजना बना रहे हैं। दीवार पर साफ लिखा होने पर भी रूसी सूत्र कहते हैं कि बाजार कभी नहीं गिरेगा।
वे 2026 को बिक्री के लिहाज से कठिन मानते हैं और 2027 में निर्माण परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। सबसे बड़ा सवाल जो सबके सामने है, उस पर बहुत अनिश्चितता टिकी हुई है। यूक्रेन में युद्ध। पुतिन युद्ध जल्दी खत्म करना चाहते हैं क्योंकि इससे उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, इस हद तक कि रूस की आने वाली पीढ़ियों को, जो अभी पैदा भी नहीं हुई हैं, अपने माता पिता और दादा दादी के पापों की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने अब तक कब्जा छोड़े या हमला रोकने की इच्छा नहीं जताई है, इसलिए यह अनुमान लगाना असंभव है कि बाजार कब तक गिरेगा, इससे पहले कि वह पूरी तरह क्रैश हो। जब आप कही गई सारी बातों को ध्यान में रखते हैं तो हमारे सामने मौजूद आंकड़े बताते हैं कि रूस हाउसिंग संकट के तूफान के केंद्र में है। कई निर्माण ऐसे खरीदारों पर निर्भर हैं जो राज्य समर्थित फंडिंग पर निर्भर करते हैं। अब फाइनेंसिंग बंद होने से हाउसिंग की मांग बहुत कम हो गई है, क्योंकि कोई नहीं मानता कि अमीर अभिजात्य वर्ग सारी रियल एस्टेट खरीदेगा। सभी उद्योगों में गिरावट अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बढ़ती महंगाई और बेकार युद्ध के कारण सैन्य खर्च से दबा बजट शामिल करें। और यह देखना मुश्किल नहीं है कि रूस का हाउसिंग मार्केट कैसे बिखर रहा है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि यह सिर्फ हाउसिंग मार्केट से कहीं बड़ा है। यह देश की स्थिरता के लिए शुरुआती चेतावनी है। अगर कंस्ट्रक्शन बुलबुला फूटता है तो रूस ऐसी दिवालियेपन की लहर झेल सकता है जिससे मौजूदा संकट मामूली लगेगा। पुतिन के अनुसार सब कुछ योजना अनुसार चल रहा है। राष्ट्रपति अब भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए मैक्रोइकोनॉमिक संकेतकों जैसे रूस की जीडीपी का घमंड कर रहे हैं, जिसमें से 30% अब उस सैन्य अभियान पर खर्च हो रहा है जो कुछ दिनों तक चलने वाला था। मुद्दा यह है जिसे पुतिन या तो नहीं समझते या समझने का दिखावा करते हैं। एक और मुद्दा जो रूसी नागरिक जल्द जान सकता है वह यह है कि जीडीपी न खाने में काम आती है न छत देती है। देखने के लिए धन्यवाद।